नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम 5 बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आईआर और पॉलिटी से रिलेटेड मुद्दा होगा, जो पिछले एक सप्ताह में चर्चा में रहा है। इसके तहत जो 5 मुद्दा हम चर्चा में करने वाले हैं, उसमें चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा को मांग जो की गई है, उसको लेकर के क्या विवाद हो गया है, उस पर हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, 3 देश की यात्रा पर गए थे, उसमें नाइजीरिया भी गए थे। तो नाइजीरिया का राष्ट्रीय पुरस्कार जो उन्हें दिया गया, उस पर बात करेंगे। स्पेस प्रोग्राम के नाम पर किस तरह से कहा जा रहा है कि ईरान मिसाइल और परमाणु बम तैयार कर रहा है, इस पर हम विस्तार से समझेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने जो यह अप्रूव किया यूक्रेन को कि आप मिसाइल दाग सकते हैं रूस पर, तो इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा कैसे उत्पन्न हो गया। और इसके अलावा दिल्ली का जो हिमाचल भवन है, उसको कुर्क करने का आदेश दे दिया गया न्यायालय के द्वारा। इन 5 मुद्दे पर ये हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये पांचों मुद्दा जो है इस बार इस सप्ताह चर्चा में बना रहा है, जो कि पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से है। उससे पहले आप में से बहुत सारे छात्र जो ये जानना चाहते थे कि जो नया फाउंडेशन बैच संस्कृति आईएएस के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। यहाँ देखेंगे आप तो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स, आईएएस और यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स, बीपीएससी एमपीपीएससी और आरएएस का फाउंडेशन कोर्स जो है, उसके लेकर के बैच जो प्रारंभ किया जाएगा, उसकी तारीख हर जगह बता दिया गया है, लिख दिया गया है। बैच प्रारंभ होने का समय भी यहाँ पर दर्ज कर दिया गया है। किस कोर्स की क्या विशेषता है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है 9555124124, या फिर sanskritIAS.com पर इस पर विजिट करके आप विशेष जानकारी इस संबंध में ले सकते हैं। अब चलिए, जिस तरह से हम बात किए कि हम एक एक मुद्दे कर लेकर के चलेंगे। पहला मुद्दा है कि चंडीगढ़ को लेकर के एक विवाद हो गया है। आप जैसा कि जानते हैं, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ जो है, इसके अलावा 2 राज्यों की संयुक्त रूप से राजधानी भी है, एक पंजाब की और दूसरा हरियाणा का। तो यहां पर यह कहा गया कि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ये चाहती है कि वह नई विधानसभा बनाए, इसके लेकर के उसको जमीन चाहिए था, तभी तो ऐसा होगा। तो चंडीगढ़ शहर जो है हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच लंबे वक्त से एक विवाद का कारण रहा है। और अब जब यह डिमांड हरियाणा की तरफ से किया गया है कि हम नई विधानसभा चंडीगढ़ में चाहते हैं, यह विवाद फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आया है। इसके तहत प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इसमें देखिए। चंडीगढ़ में यह विवाद इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि हरियाणा वहां विधानसभा का नया भवन बनाना चाहता है। अब अगर भवन बनाएगा तो पंजाब इसके लिए जमीन नहीं देना चाहता है। चंडीगढ़, जैसा मैंने कहा, दोनों राज्यों की राजधानी है। दोनों राज्यों का अगर हाईकोर्ट भी देखेंगे तो वह एक ही है ना। पंजाब का कहना है कि चंडीगढ़ पर उसका ही हक है, जबकि हरियाणा का कहना है कि चंडीगढ़ में उसकी भी हिस्सेदारी है। लंबे समय से पंजाब के द्वारा यह कहा जाता रहा है कि उसे चंडीगढ़ पूरी तरह से दे दिया जाना चाहिए। देखिए, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब विवाद जो अभी शुरू हुआ, ये कब हुआ। जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय ही ये बातें चला था कि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार यह चाहती है कि वह अपना विधानसभा बनाए, अलग विधानसभा भवन हो, उसके लिए जमीन की बात किया गया था और केंद्र सरकार से यह कहा गया था कि वह प्लॉट उन्हें अलॉट करे। चंडीगढ़ प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के पास जो है 10 एकड़ जमीन की व्यवस्था भी इसके लिए किया कि आपको 10 एकड़ जमीन जो है दिया जाएगा। इसके बदले में हरियाणा से भी कुछ मांग की गई और हरियाणा से कहा गया कि वह पंचकुला में 12 एकड़ जमीन दे दे। लेकिन तब पंचकुला की जमीन के ट्रांसफर को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली थी। आगे चल करके जब मसला होता है, तब यहां पर देखेंगे कि हरियाणा सरकार ने कहा, उसने यह दावा किया है कि राज्य सरकार पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ले चुकी है और अब जो है इस पर आगे काम बढ़ाया जा सकता है। वहां पर भवन निर्माण के लिए अब उसे भी जमीन मिल जानी चाहिए। ये सारी चीजें हो रहा था, लेकिन पंजाब के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और हरियाणा सरकार के इस मांग का विरोध करने लग गए कि नहीं, चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा अधिकार है और हरियाणा को यह जमीन नहीं दिया जाना चाहिए। यह मुद्दा देखेंगे ना, तो पंजाब का जब विभाजन हुआ था उसी समय से चला आ रहा है। वर्ष 1966 में जब हिंदी भाषी राज्यों के नाम पर हरियाणा का गठन किया गया, तो उस वक्त चंडीगढ़ को 2 राज्यों की राजधानी घोषित कर दिया गया। चंडीगढ़ की संपत्तियों पर पंजाब और हरियाणा दोनों का हिस्सा हुआ और कहा गया कि 60:40 होने वाला है।
चंडीगढ़ में बेहतर प्रशासन चले, इसलिए केंद्र सरकार ने उसे अपने हिस्से में ले लिया। यानी कि चंडीगढ़ अब क्या बन जाता है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो जाता है। अब अगर ऐसा हो गया तो इस वजह से क्या देखेंगे, चंडीगढ़ पर सीधा नियंत्रण किसका हो जाएगा, केंद्र सरकार का हो जाएगा। समय आगे बढ़ता है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, उन्होंने एक ऐलान किया, घोषणा की कि हरियाणा को उसकी अपनी राजधानी मिल जाएगी। 29 जनवरी 1970 को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाना चाहिए। उस वक्त यह व्यवस्था भी की गई थी कि पंजाब के सिविल सचिवालय में दफ्तर चलाने के लिए हरियाणा को अस्थायी आवास दिए गए और पंजाब की विधानसभा में भी उसे जगह दिया गया। ये सारी बातें हुई, हरियाणा को बताया गया कि वह चंडीगढ़ में ऑफिस और आवास का इस्तेमाल 5 साल तक कर ले, जब तक उसकी खुद का कह सकते हैं राजधानी ना बन जाए, सचिवालय ना बन जाए। केंद्र सरकार ने हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए एक समय जो है 10 करोड़ रुपये ग्रांट की राशि जो है देने का पेशकश भी किया था। हरियाणा बनने के 58 साल गुजर गया है, चंडीगढ़ आज भी इन दोनों राज्यों की संयुक्त रूप से राजधानी बनी हुई है और यही वजह है कि विवाद जो है गाहे बगाहे हम लोगों को देखने को मिलता है। अब ये देखना होगा कि इस पर क्या आगे चल करके फैसला होता है, ये हम सब के लिए चर्चा का विषय बनने वाला है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर गए, G20 के सम्मेलन में भी हुआ है, जैसा कि ब्राजील में हुआ था, गुयाना भी गए और नाइजीरिया भी गए। तो नाइजीरिया चर्चा में रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो उसको लेकर के कुछ बातें यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से क्या चीजें हुआ। नाम क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, इससे इन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत नाइजीरिया संबंध को बेहतर बढ़ाने के लिए और दोनों देशों के लोगों के हित के लिए दिया गया कि दोनों देशों के बेहतर काम करने के लिए, राजनीतिक कौशल को बेहतर करने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत के लोगों और भारत और नाइजीरिया के बीच जो एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहा है, मित्रता का संबंध रहा है, उसको समर्पित किया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने क्या कहा, प्रधानमंत्री 3 देश की यात्रा पर गए थे। 3 देश में अगर तीनों देश ही देखें तो वो ग्लोबल साउथ में आता है। जैसे कि ब्राजील की बात करेंगे, ब्राजील लैटिन अमेरिका में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वह भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हो गया, जहां पर G20 का मीटिंग था। उसके अलावा गुयाना तो वह भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है और नाइजीरिया तो वह भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। तो इसीलिए यह दौरा जो है प्रधानमंत्री का काफी महत्वपूर्ण माना गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये जो अवार्ड है, राष्ट्रीय अवार्ड जो है नाइजीरिया का, इसको लेकर के देखते हैं। यह दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे वर्ष 1963 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व के दूसरे और 1969 के बाद पहले विदेशी नेता हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ को वर्ष 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद किसी भी विदेशी नेता को इस पुरस्कार से अभी तक सम्मानित नहीं किया गया था। अब नाइजीरिया के विषय में समझ लेते हैं, चूंकि एग्जाम में यह आता है। यह पश्चिम अफ्रीका देश में स्थित है। यहां पर देखेंगे नाइजीरिया आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी जो सीमा है नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन से लगती है। राजधानी कहां पर पड़ता है, अबूजा, और मुद्रा का नाम क्या है, नायरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये इसका कैपिटल हो गया अबूजा। ठीक है, आगे बढ़े। अब तीसरे खबर पर चलते हैं। स्पेस प्रोग्राम के नाम पर मिसाइल और परमाणु बम पर काम कर रहा है ईरान। ईरान इजराइल का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और पश्चिमी देशों को यह चिंता है कि नागरिक उद्देश्यों की बात कहकर ईरान अंतरिक्ष कार्यक्रम के जरिए अपने सैन्य उद्देश्य को लगातार पूरा करता हुआ दिख रहा है। यहां पर कुछ रिपोर्ट जो छपी है उससे देखिए। वाई नेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हाल के वर्षों में 15 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया है। यही चिंता का विषय है और कहा गया है कि इसमें जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उसमें अधिकांशतः रूस की मदद से किया गया है। आधिकारिक तौर पर अगर देखेंगे तो ईरान का कहना है कि जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसका उद्देश्य दरअसल वह एग्रीकल्चर और रिसर्च जैसे नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कर रहा है। लेकिन पश्चिमी देश इसके पीछे किसी तरह का सैन्य मंशा छिपा हुआ बता रहे हैं। खास करके जो मैंने कहा रूस की मदद से किया जा रहा है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अगर देखिए जो ईरान जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है इसके पीछे है कि सैटेलाइट इमेजिंग क्षमताओं में वो विस्तार करना चाह रहा है मिसाइल विकास के साथ, और उसमें रूस का जो साथ है वह पश्चिमी देशों को ज्यादा चिंतित करता हुआ नजर आ रहा है।
मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान के द्वारा काम किया जा रहा है। इसके लेकर के पश्चिमी देशों का कहना है कि ईरान की अंतरिक्ष में तरक्की उसकी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में भी मदद कर रही है। मिसाइल और अंतरिक्ष विशेषज्ञ टेल इनवार के अनुसार ईरान के अधिकांश सैटेलाइट लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक पर आधारित है, यानी कि लंबी दूरी की मिसाइल है। और लंबी दूरी की मिसाइल देखेंगे तो अगर ईरान के पास ये हो जाता है तो इजराइल तक उस पर हमला करना उसके लिए आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक और खबर उस पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि जानते हैं, अब पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ा हुआ है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो बाइडेन जाते जाते कुछ और करके जाना चाहते हैं। लंबे समय तक यूक्रेन को यह इजाजत नहीं दिया गया कि वह मिसाइल से और लंबी दूरी के क्षमता वाले मिसाइल से रूस पर आक्रमण करे, लेकिन अचानक से अमेरिका ने यह इजाजत दे दिया जेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेन को। और यह मामला जो है अब विस्तार ले लिया है, क्योंकि इसके बाद रूस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि यहां से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। आज ही यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख ने यह तक कह दिया है कि हमें यह समझना चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, चूंकि रूस और यूक्रेन के साथ जो है कई देश सम्मिलित हो रहे हैं। यूक्रेन के साथ तो पहले से भी अगर देखेंगे नाटो के कंट्री तो हैं ही, खास करके यूरोपीय कंट्री, और अमेरिका का साथ है ही, लेकिन रूस के साथ देखेंगे तो उत्तर कोरिया का साथ मिलने लग गया है। चीन भी कहीं न कहीं उसको साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया जो है 2 ध्रुव में फिर से तब्दील होती हुई नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर के ये सारी आशंका जताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो मिसाइल की इजाजत दिया गया अमेरिका के द्वारा निर्मित जो लंबी दूरी की मिसाइल है ATACMS, तो इसके उपयोग को इजाजत दिया गया। जो बाइडेन इसको लेकर के पहले से ये थे कि किसी भी हाल में अमेरिका में जो मिसाइल निर्मित हुआ है उसका इस्तेमाल रसिया के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि रसिया और नाटो कंट्री का इससे सीधा टकराव हो सकता है और इस स्थिति में जंग काफी छिड़ सकता है, मामला बेहद गंभीर हो जाएगा। लेकिन अब ये चीजें यहां पर देखने को मिल रहा है। जो चीज इनकार किया अब जो है उस बात को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मिसाइल को लेकर के रूस ने भी चेतावनी दी और रूस ने यहां तक कहा कि अब वह इसको लेकर के ज्यादा एक्शन लेने वाला है। ठीक है, तीसरे विश्व युद्ध की ओर बहुत बड़ा कदम हो जाएगा, जो कि पहले भी रूस के द्वारा कहा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वह पहले ही सितंबर में कह चुके हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मिसाइलों के साथ रूसी क्षेत्र पर हमला करने की अनुमति दी तो पश्चिम रूस से फिर सीधा लड़ेगा। वो पहले भी कह चुके हैं कि ये जंग जो है यूक्रेन और रूस का नहीं है, बल्कि यूक्रेन के पीछे से खड़ा होकर वेस्टर्न कंट्री जो है रसिया के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो यही बात वहां पर पुतिन का कहना था कि अगर इस तरह की चीजें होता है तो युद्ध की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि बाइडेन ने अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया, क्यों ऐसा था कि अभी तक अमेरिका में निर्मित हथियार का वह इस्तेमाल यूक्रेन को नहीं करने देना चाहते थे। बात मैंने पहले भी कहा कि एक डर था अमेरिका को कि इससे क्या होगा, नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव हो जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का जो मौजूदा कदम है वह यह बताता है कि रूस के छोटे हिस्से पर जो है क्षेत्रीय कुछ जगह पर देखेंगे सीमा रेखा पर तो यूक्रेन ने कब्जा किया है। तो अगर ये जब डील होता है, जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर रूस के साथ इस डील को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि शांति वार्ता में ये सौदेबाजी की जा सकती है। अमेरिका के तरफ से एक पक्ष के रूप में ये माना जा रहा है। अब फिर से अपने देश में लौट करके आते हो, हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की हालत जो है, माली हालत बहुत खराब और बहुत खस्ता बताया जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली का जो हिमाचल भवन है उसे भी कुर्क करने की बातें कह दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने का आदेश तक अब दे दिया है। अब देखिए, इसको लेकर के कुछ बातें हैं। सबसे पहले यह देखते हैं, यह मामला जो है सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसे मोजर बियर कंपनी को लाहौल स्फीति में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। अब यहां पर समझिए, लेकिन यह परियोजना नहीं लग पाई और मामला ऑर्बिट्रेशन में चला गया, जहां कंपनी के पक्ष में फिर फैसला आ जाता है। ऑर्बिट्रेटर ने 64 करोड़ रुपए के प्रीमियम के भुगतान का फिर आदेश दे दिया। अब लेकिन यहां समझिए कि सरकार जो है यह रकम समय पर नहीं जमा कर पाती है और फिर क्या होता है कि ब्याज बढ़ते चला जाता है। ध्यान रखना है, रकम कितना है, 64 करोड़ रुपया।
लेकिन समय पर नहीं जमा होता है, ब्याज बढ़ते चला जाता है, तो यह जो 64 करोड़ रुपया था वह 150 सीआर तक पहुंच जाता है, 150 करोड़ तक पहुंच जाता है। अदालत ने पहले भी सरकार को आदेश दिया कि वह रकम जमा कर दे, लेकिन सरकार इसे कई बार नजरअंदाज करते रही। अब यही कारण रहा कि हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दे दिया गया और अब नीलामी शुरुआत करने की भी जो है प्रक्रिया तैयार कर दी गई है कि नीलामी शुरुआत किया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का क्या निर्णय आया है, देखिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन की नीलामी करने की छूट दे दी है ताकि वो अपनी 64 करोड़ रुपए की वसूली कर सके, जो कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप देखेंगे तो यह ब्याज सहित 150 करोड़ रुपए तक अब पहुंच चुकी है। तो ये 5 ऐसे खबर था जो कि इस सप्ताह चर्चा में बना रहा है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से और कुछ पॉलिटी से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 टॉपिक आपके अध्ययन अध्यापन में महत्वपूर्ण साबित होगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।